नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको दिखाने वाले हैं मौत का फर्जीवाड़ा, लेकिन उसकी पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां पर कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और अपना दल की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल की मुलाकात खत्म हो गई है और सूत्रों की माने तो अनुप्रिया पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जा सकता है। अमित शाह से मुलाकात में अनुप्रिया पटेल ने यूपी में गठबंधन और कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में उनके एक ही मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल चाहती हैं कि वहां पर उनकी पार्टी से 2 मंत्रियों को चेहरा बनाया जाए, जबकि केंद्र में वो खुद की हिस्सेदारी भी चाहती हैं। अब आगे क्या होता है इस पूरे मामले में, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र में हिस्सेदारी दी जा सकती है अनुप्रिया पटेल को और उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इस खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं मौत का फर्जीवाड़ा। हम हर रोज शंखनाद करते हैं सिस्टम की कारगुजारियों के खिलाफ। हम हर रोज शंखनाद करते हैं सत्ता की अव्यवस्थाओं के खिलाफ। उसी कड़ी में आज शंखनाद मौत के आंकड़ों में हेराफेरी पर। खबर बिहार से है, जहां अचानक कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में भयानक फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। बिहार की सरकार ने एक दिन में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में 3,951 मौत और जोड़ दिया। साथ में यह भी कहा कि यह पहले हुई मौत है जो आंकड़ों में नहीं चढ़ सकी थी। सवाल यह है कि अगर कोविड से पहले ही लोगों की मौत हुई थी तो पहले ही ये आंकड़ों में क्यों नहीं जुड़े? क्या देश में मौत सिर्फ एक आंकड़ा है? मौत के आंकड़े छिपाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, आंकड़े पकड़े जाएंगे तो आके बहाना बनाएंगे। ठीक है, पहले झूठ बताएंगे, फिर पीठ भी खुद ही थपथपाएंगे। ठीक है, बताइए ना नीतीश बाबू, ठीक है? आपकी ओर तो बिहार की जनता ने एक बार फिर से वोट की शक्ल में तमन्नाओं के तीर फेंके थे, मगर उन्हें कहां मालूम था कि हर तमन्ना की तकदीर में आसमान नहीं होता। उनका तीर भी पस्त हुआ और उम्मीदें भी ढही। आपके खुद की सरकार के अपर मुख्य सचिव ने जो आंकड़े दिए हैं, पहले उन्हें ही देख लीजिए। बिहार में 7 जून तक कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 5,424 बताया गया था, लेकिन इसमें बिहार सरकार ने संशोधन किया। इसमें 3,951 मौत और जोड़ दी। कहा गया कि ये पुरानी मौत का आंकड़ा है जिन्हें जोड़ा गया है। इस तरह कुल मौत का 7 जून तक हो गया आंकड़ा 9,375। इतना ही नहीं, पहले बिहार में मृत्यु दर 0.76% थी, जो बढ़कर 1.32% हो गई। मतलब बिहार सरकार ने सभ्यता के शिखर पर शर्म की गाथा लिख दी थी। मगर सवाल था क्यों? सवाल उठा तो खेल खुल जाने के खौफ ने हाकिमों की धुकधुकी बढ़ा दी। नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी महामारी आई थी और आप सब लोग उसके गवाह हैं कि इस आपदा के समय में संपूर्ण प्रशासन लोगों को बचाने में लगा था। फिर भी सरकार के स्तर से ये कहा गया है कि यदि किसी भी स्तर पे किसी व्यक्ति के द्वारा लापरवाही समझ में आएगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई तो जब होगी तब होगी, लेकिन ये कौन बताएगा मंत्री जी कि आंकड़ों में हो रहे खेल पर कोर्ट के आदेश के बाद कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने ये बताया कि नीतीश की सरकार का आंकड़ा झूठा है। देखिए, ये बिहार की फर्जी सरकार का फर्जी डाटा आंकड़ा भी उजागर हो गया है। सरकार ने अब खुद ही मान लिया 73%, 73% आंकड़ों में फिर बदल हुआ है। सरकार जो डाटा आंकड़ा पहले दे रही थी उसमें करीब 4,000 और ज़्यादा एक दिन में सरकार ने मौत का आंकड़ा दिया। ये कब दिया? लगातार नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि सरकार के जो डाटा और आंकड़ा है वो फर्जी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई तो जांच कराया सरकार ने। अब 4,000 का अंतर दिखाया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। पहले कोरोना जांच घोटाला हुआ पिछले बार, इस बार कोरोना से हुई मौत का घोटाला सामने आया है।
अच्छा सुनिए, एक खेल और है, वो ये कि बिहार की सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। सरकार कह रही है कि मुआवजा देने से पहले देखना सुनना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारी मौत तो ऐसी हुई है जिनकी रिपोर्ट का कोई अता पता ही नहीं। हमको जब राशि देना है, उसकी व्यवस्था है, तो उस प्रोटोकॉल को भी मानना पड़ेगा जिसके तहत रिपोर्ट आता है। तो जो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा उसी को हम उस आपदा के कारण सहायता कर सकते हैं। जिन्होंने अपनों को खोया था उन्हें मुआवजे का इंतजार भले न रहा हो, लेकिन अपने परिजनों की मौत का मतलब भी अगर उन्हें न मालूम चले तो इससे बुरा भला क्या होगा। इसी बात पर तो विपक्ष घेर रहा है। ये तो स्पष्ट है कि सरकार ने जो डाटा आंकड़ा दिया वो फर्जी है। आज भी हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं कि ये 20 गुना ज्यादा मौत हुआ है। दूसरा खेल और है सरकार का, 4 लाख रुपया देना है सरकार को जितने लोगों की मौत होगी कोरोना से। अब सरकार उसमें भी हेरा फेरी करने की नीयत से मौत के आंकड़ों को बढ़ा करके वो 4 लाख रुपया निकासी करेगी। ये सरकार का फर्जीवाड़ा हर तरफ हो रहा है। अब कैसे इस सरकार पर कोई विश्वास कर सकता है। विपक्षी पूछ रहे हैं कि बताइए नीतीश जी, आंकड़ों का ये खेल क्यों खेला गया, और ऐसे कितने खेल हैं जो आपके बिसात में पाशे बनकर अभी भी पड़े हैं। आपदा में अवसर को तलाशना कोई बिहार सरकार से सीखे। खुद सरकार ने बिहार में कोरोना से लेकर जो मौत हुई, पटना से लेकर विभिन्न इलाकों में, उसको लेकर कल तक झूठ बोल रही थी। पटना का ही अगर आंकड़ा देखें तो सरकार ने बताया कि 7 जून को 1200, 8 जून को बता दिया कि नहीं पटना में 2200 लोगों की मौत हुई, जबकि जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार सरकार ने कराए हैं उसके आंकड़े करीब 3200 हैं। तो ये जो फर्क है आंकड़ों में, वह यह बताने को पर्याप्त है कि बिहार सरकार और उसका सिस्टम जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, कई मामलों में कोरोना से हुई मौत को लेकर भी फर्जीवाड़ा दिखा रही है। आखिर सच्चाई क्या है? दम्भ के स्तंभ पर बैठकर दूसरों को दंड देने वालों का पाखंड खंड खंड है। अटकी हुई हैं आज भी क्षितिज के छोर पर लोगों की निगाहें कि उनकी सरकार उन्हें सच बताएगी, कभी तो बताएगी। उत्कर्ष के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। बिहार में मौत के आंकड़ों की हेराफेरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा मौतों के मामले में बिहार अब तक 16वें नंबर पर था। बुधवार को जोड़ी गई मौतों के बाद ये 12वें नंबर पर आ गया है। वहीं बिहार में आपको एक एक करके जानकारी देते हुए चलते हैं। मृत्यु दर 0.76% से बढ़कर अब 1.32% हो गई है। यहां पर आप देख रहे हैं पहले मृत्यु दर कम थी, लेकिन ये जो नए आंकड़े ऐड ऑन किए गए हैं, जोड़े गए हैं, उसके बाद आपको बताते चले कि इन आंकड़ों में अब किस कदर इजाफा हुआ है वो आपके सामने है। वहीं इसका असर देश की मृत्यु दर पर भी पड़ा है। पहले देश की मृत्यु दर 1.22% थी, जो कि अब बढ़कर 1.23% हो गई है। यानी कि बिहार में आंकड़ों में जो उछाल दर्ज किया गया है वो सीधे अब देश के आंकड़ों को भी ऊपर लेकर आया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देश का मृत्यु दर का आंकड़ा है जो पहले 1.22% था, लेकिन अब ये बढ़कर 1.23% हो गई है। वहीं एक दिन में हुई मौत ने भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 18 मई को एक दिन में सबसे ज्यादा 4529 मौत दर्ज की गई थी, जबकि पिछले 24 घंटे में आंकड़ा 6138 दर्ज किया गया है। एक और जानकारी आपको देते चले, चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार में सिर्फ कल के आंकड़े कुल मौत का 64% है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हेरफेर बिहार में हुआ है। इसी वजह से सरकार लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर है और उनका यह कहना है कि फर्जीवाड़ा आंकड़ों में सरकार की ओर से किया गया है। तो ये बिहार के आंकड़े और देश के आंकड़े हम आपको दिखा दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही ढह गया है। ये आंकड़े अपने आप पे बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल अब बात हम बेटियों की कर लेते हैं। इस बात में कहीं कोई शक व शुबा नहीं कि बेटियां किसी से कम नहीं होती, मगर बेटियों के प्रति दुर्भावना और सड़ी हुई सोच का सार्वजनिक प्रदर्शन यदा कदा कोई न कोई करता ही रहता है। इस बार यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने किया है। मीना कुमारी ने बेहद कचरा युक्त बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि बेटियों से मोबाइल छीन लेना चाहिए वरना वो अपराध कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों की माएं अपनी बेटियों की जासूसी करें और उन पर अपनी नजर रखें। देखिए, अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। महिलाओं के सम्मान के लिए छातियां कूटने वाले ध्वजाधारियों, सुनिए इन्हें। महिलाओं के अधिकार को, बेटियों के सम्मान को, बेटियों के अभिमान को, बेटियों की आजादी को, बेटियों की सुरक्षा करने वाली यूपी महिला आयोग की सदस्य और एक बेटी की मां मीना कुमारी ने अपनी जूती के तल्ले के नीचे रौंद दिया है। भाषा के सारे संस्कार को कचर कुंडी में फेंक के बैठी थी मीना कुमारी। अपने ही फोन में देख रही थी कि कैसे फोन की वजह से भाग जाती हैं बेटियां। अपने ही फोन से पता कर रही थी कि फोन की वजह से ही अपराध करती हैं बेटियां। अपने फोन से जानकारी जुटा रही थी कि माँ बाप के लिए शर्म का संसार बन जाती हैं बेटियां। और इस शर्मनाक कथा में बेटियों का साथ देती हैं उनकी माएं। तो माएं भी सुने, मीना कुमारी ने ठेका ले लिया है बेटियों को बचाने का। मैं अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। इस बयान को क्या कहें? फूहड़ युक्त कहें, बुद्धिमत्ता से मुक्त कहें, आडंबर में उन्मुक्त कहें या रद्दी कचरे का संयुक्त कहें? क्या कहें? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ महिला सशक्तिकरण के नारे की धज्जियां उड़ाते हुए महिला आयोग की एक सदस्य कहती हैं कि बेटियां मोबाइल फोन पर बात करती हैं, इसलिए वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं और उन पर नजर रखना जरूरी है। ये उस आयोग की सदस्य हैं जिसका अधिकार, जिसका मैंडेट है कि महिला अधिकारों को सुनिश्चित करें, बेटियों को सुरक्षित रखें। किस तरह के लोगों की इन आयोगों में नियुक्ति होती है ये स्पष्ट है। और इस तरह के बयान केवल वाहियात ही नहीं, इनके पद के गरिमा और इनके दायित्व के भी खिलाफ है। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए, मगर इस बात की नहीं कि मीना कुमारी संवैधानिक पद पर कैसे पहुंची, बल्कि इस बात पर कि उनके दिमाग में ये बातें आई कहां से। उनके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि बेटियों को राह चलने के लिए कानून नहीं कदम ही काफी हो। उनके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि अंधेरे उन्हें डराए नहीं। उनके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करने की जरूरत है जिसमें बेटियों का मोबाइल छीनने की जरूरत ही ना पड़े, कि जरूरत ही ना हो उनकी जासूसी कराने की जरूरत ही ना हो उन पर तालाबंदी करने की। इन सारे सवालों के साथ हमने मीना कुमारी से एक बार फिर बात की, लेकिन अफसोस मीना कुमारी अपने अनर्गल बयान पर बेशर्मी से अड़ी भी रही, डटी भी रही। ऐसा कुछ नहीं मैंने बयान दिया है। मेरे पास इस तरह के केस आए हैं जो लड़कियां मोबाइल के जरिए जो घर से चली गई हैं और जिन्होंने शादी की है, इस तरह के मेरे पास केस आए। मैंने ये कहा कि जो नाबालिग लड़की लड़के हैं उनकी माओं को, अभिभावकों को ये करना चाहिए, महिलाओं को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या है, उसको चेक करना चाहिए मोबाइल को। मैंने इस तरह का बयान दिया। मैंने कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। यूपी महिला आयोग की सदस्य के इस बेतुके बयान पर जब इसी महिला आयोग की अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उनका भी जवाब सुन लीजिए। इन्होंने तो और लाजवाब कर दिया। मीना कुमारी का इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा, चूँकि ऐसा हमारी उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया कि चूँकि इस तरह के केस उनके पास थे उस दिन बहुत सारे जो मोबाइल से संबंधित थे, कहती इसलिए उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़कियों से को फोन अगर दे तो माता पिता उस पर चेक रखें। समझ रहे हैं ना आप? पर्देदारी कहते हैं इसे, खुली पर्देदारी। लगता है यूपी की महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा से नजर हटाकर उनकी जासूसी करने वालों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा उठा लिया है। मगर ये बयान उत्तर प्रदेश के नेताओं को खटक रहा है। इस तरह की सलाह देना मैं समझता हूं कि उनकी मानसिकता के दिवालियापन के अलावा कुछ नहीं है। बेटियों का सम्मान होना चाहिए और प्रतिस्पर्धा कैसे आगे बढ़े। आप देख सकते हैं
किसी भी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल दर्जों में बेटियां पास हो रही हैं। मीना कुमारी खुद एक महिला हैं, एक बेटी की मां भी हैं। बेहतर यह होता कि वो बेटियों को बंदिशों की बेड़ियां पहनाने की बात न कहकर उनकी सुरक्षा की बात करती। लखनऊ से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ शिवम सारस्वत, अलीगढ़, आज तक। बेटियों के लिए आवाज बुलंद कीजिए, उनके लिए बेड़ियां मत बनाइए। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको मुंबई, जो कि हादसों का शहर बन चुका है। यहां आसमान में छाए बादल अपने साथ हादसों की दस्तक देते हैं, जिसकी शुरुआत एक बार फिर मुंबई में हुई है, जिसने 11 लोगों की जिंदगियां निगल लीं। आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? आखिर क्यों बीएमसी हर बार नजर आती है लाचार? इस रिपोर्ट में देखिए। ये कोई ईंट गारे का ढेर नहीं है, यहाँ ढहा है आशियाना जिसमें अपने रहते थे। मेरा भी पूरा घर टूट गया है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा रूम बना के आप लोग दे दो, बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ 4 मंजिला इमारत नहीं थी, यहाँ बसती थी जिंदगियां जो अब खामोश हो गई हैं। हमारे 9 लोग जो थे वो खत्म हुए हैं। कोई नहीं बचा। यहाँ एम्बुलेंस का शोर है, दर्द है, चीखें हैं और एक एक कर बाहर आ रहे शव हैं, जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी किस्मत में ये कैसी मौत लिखी। सवाल परिवार के भी हैं कि आखिर कौन है जिम्मेदार? आखिर क्यों हर बारिश में होता है माया नगरी का ऐसा हाल? क्यों देश का सबसे अमीर बीएमसी हो जाता है लाचार? बताओ आखिर कौन है गुनहगार? मेरा भी पूरा घर टूट गया है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा रूम बना के आप लोग दे दो, बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परिवार में कौन है? परिवार भी कोई चोट लगी? नहीं, मुझे खड़ी लगी है। मेरे बच्चे लोग ने दवा पानी कराए, मुझे लेके जाके इलाज कराए। और जब मैं होश में आई तो मेरे बच्चे मुझे बोले कि अम्मी घर टूट गया है करके। तो जब मैं घर पे आई, घर देखी तो मुझे रोना आ गया, क्योंकि मेरा आदमी तो है ही नहीं, मैं एक बेवा हूँ और मेरे बच्चे बस 2। मेरे बच्चे लोग को भी काम धंधा नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से काम धंधा है ही नहीं। मुआवजा मिल जाएगा, मरहम लगाने के लिए नेता आ जाएंगे, लेकिन नहीं मिलेगा रफीक को अपना परिवार जो इस हादसे का शिकार हो गया। नहीं मिलेंगे वो मासूम बच्चे जिनके भविष्य के लिए न जाने कितने सपने संजोए गए होंगे। 1-2 नहीं बल्कि एक ही परिवार के 9 लोगों की जान गई है। दूध लेने गए, दूध लेने के लिए जब वापस आया तो घर गिर गया। बात सब धुआं मतलब मट्टी हुआ। सब लोग चिल्लाए, सब लोग दौड़े, जिसको जो हो सका वो हेल्प किया। सब फटाफट सबको फोन किए, सब लोग आए और हमारी वाइफ खत्म हुई, इंतकाल हुआ। मेरा भाई हुआ, भाई की औरत और 6 बच्चे। हमारे 9 लोग जो थे वो खत्म हुए हैं। कोई नहीं बचा। हम बच्चे हैं और एक लड़का बच्चा है मेरा। मुंबई के मलाड के मालवनी इलाके में एक शोर ने हड़कंप मचाया। जब एक शहर शांत होकर सोने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त यहाँ चीखें सुनाई देने लगी और इस मलबे में एक के बाद एक 11 जिंदगियां दफन हो जाती हैं। ये हादसा 10-10:15 के बीच में हुआ। मैं जैसे ही घर पे गया, उसी के 10 मिनट जैसे सामान वामान रखा अपने घर पे, तो बाहर से 2 बच्चे लड़के, यंग करीब 20 या 22 साल का लड़का बाहर से चिल्ला रहा है, अरे भाई उतरो करके। तो मैंने जैसे देखा, मैं सोचा मेरे बच्चे का दोस्त है, तो मैं बाहर निकला तो बोला भाई जल्दी सब लोग उतरो। तो हम लोग कैसे भी करके उतरने का डर हिल रहा था। उसके जैसे उतरने से पहले गिर चुका था सामने वाला माला, तो उसमें मेरे बाजू का गिरा, बाजू के सामने वाला 2 घर और गिरा। आवाज़ इतनी तेज थी जैसे कोई विस्फोट हो गया। और अभी 3 बच्चों को भी निकाला है। 2-3 लेडीज को पहले आगे लेके गए वो लोग, लेकिन उसमें से एक लेडीज बहुत काफी सीरियस थी, इंजर्ड थी वो। आज सीएम उद्धव ठाकरे हादसे का जायजा लेने पहुंचे। एक के बाद एक नेताओं का तांता लगने लगा। जांच का भरोसा दिया गया, एक्शन की बात कही गई, लेकिन सवाल वही कि आखिर ये तो हर साल की कहानी है। ये पाप
बीएमसी, कलेक्टर, पुलिस मिलके हुआ है। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार जिस कलेक्टर लैंड है वो कलेक्टर, बीएमसी और पुलिस है। जो लीडर अभी अपनी जिम्मेदारी दूसरे के जिम्मेदारी थोप रहे तो वो भी गलत है, क्योंकि ये क्या आज और कल नहीं बने, 15-20 साल लीडर है, हसदार बन के रहते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनते, बाकी खुद को कुछ मिलाने के लिए उपोषण में बैठते। 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो लेकर चलेंगे आपको उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री तो दिल्ली में है, लेकिन यूपी में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, दिखाएंगे इसी पर हमारी खास पेशकश। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए शंखनाद, कहीं जाएगा।